क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब हम देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। इन अप्रैल 1961, the leaders of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) were worried that the United States of America (USA) would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro as the president of the small island nation off the coast of the United States. अब यहाँ पे दो फुल फॉर्म है। यूएसए सबको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर यूएसएसआर। जिसे नहीं पता है वो इस बात का ध्यान देगा, कभी कभी एमसीक्यूज़ में 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है यूएसएसआर का फुल फॉर्म, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। इन अप्रैल 1961, ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है इसमें ये दिया है कि अप्रैल 1961 में क्या हुआ था। जो यूएसएसआर है उसके जो लीडर्स थे वो बहुत परेशान थे कि जो यूएसए है वो इनके कम्युनिस्ट रूल, मतलब एक क्यूबा है, क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है जो कि यूएसए के बॉर्डर के पास ही है। क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड है जो कि यूएसए के बॉर्डर के पास ही है, और ये इस पे रूल किसका था, यूएसएसआर का था, और यूएसएसआर में कम्युनिस्ट रूल चलता था। तो कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा था, उसमें यूएसएसआर का रूल था, लेकिन ये पास में कहाँ था, यूएसए की टेरिटरी के पास था, इसलिए। और यूएसए और यूएसएसआर में राइवलरी चल ही रही थी कोल्ड वॉर के दौरान, तो इसलिए यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वो बहुत परेशान थे कि जो यूएसए है वो इनके क्यूबा पे इन्वेड कर देगा, और क्यूबा के लीडर थे फिडेल कैस्ट्रो। तो उन्हें ये डर था कि कहीं यूएसए उनकी टेरिटरी के पास पड़ता है क्यूबा, तो उस पर इन्वेड ना कर दें और वहाँ के लीडर फिडेल कैस्ट्रो को हटा ना दें, जो कि प्रेसिडेंट थे क्यूबा के। फिडेल कैस्ट्रो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, और क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। अब क्यूबा क्या था, एक एलाई था सोवियत यूनियन का। ये हम बात कर रहे हैं वही कोल्ड वॉर की, जब अलग अलग कंट्रीज़ एलाई बन जाती थी, कोई सोवियत यूनियन का, कोई यूएसए का। तो क्यूबा जो था वो एक एलाई था यूएसएसआर का, और जो क्यूबा था जैसे वो छोटा आइलैंड सा नेशन था, तो वो उसे सारी हेल्प जो मिलती थी, डिप्लोमेटिक हेल्प मिल रही है या फाइनेंशियल हेल्प पैसे के उसमें मिल रही है, ये सारी हेल्प इसे यूएसएसआर करता था। निकिता क्रुशेव, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। अब जो सोवियत यूनियन है इसके लीडर कौन थे, निकिता क्रुशेव। क्यूबा के लीडर थे फिडेल कैस्ट्रो और सोवियत यूनियन के लीडर थे निकिता क्रुशेव। तो निकिता क्रुशेव ने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया, इन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं यूएसए इन्वेड ना कर दे और वहाँ के प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो ना कर दे, तो इस डर को कोप अप करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब हम जब क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे हमारी टेंशन थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएगी। तो 1962 he placed nuclear missiles in Cuba. The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR. अब इनके डिसीजन से, निकिता के इस डिसीजन से क्या होता है कि उन्होंने मतलब रशियन बेस में कन्वर्ट करना चाहा, तो 1962 में ही, अभी हमने देखा था 1961 में वो वरिड थे, परेशान थे। एक साल बाद 1962 में वो न्यूक्लियर मिसाइल्स उनके पास थी ही सोवियत यूनियन में, तो उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में रखवा दिया, तो वो उनका एक न्यूक्लियर बेस बन गया। तो जब इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा में रखवाया, तो उससे जब यूएस को ये बात पता चली तो पहली बार वो बहुत जैसे क्लोज रेंज में आ गए कि क्यूबा मतलब उनकी टेरिटरी के बहुत क्लोज था, तो पहली बार वो इतना मतलब उनके लिए जो खतरा था वो बढ़ गया। उनकी जो अमेरिकन मेन लैंड में जो उन जितनी बेसिस थी, सिटीज़ थी, उनसे बहुत पास में वो खतरा आ गया उनके पास, जो कि यूएसएसआर उन पे कर सकता था। 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it. अब ऐसा नहीं था कि जैसे उन्होंने रखा यूएसए को पता चल गया। 3 weeks बाद, 3 हफ्ते बाद, मतलब अप्रॉक्स 21 days बाद, सोवियत यूनियन ने जब रखा था उसके 21 days बाद जाके अमेरिकन्स को पता चल पाया कि क्यूबा ने क्या, मतलब सोवियत यूनियन ने क्या किया है, क्यूबा में मिसाइल्स रखी हैं। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लेड टू full-scale nuclear war between the two countries, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. अब हमने क्यूबा के लीडर को देख लिया, फिडेल कैस्ट्रो, सोवियत यूनियन के लीडर को देख लिया,
निकिता क्रुशेव। अब यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे? यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइज़र। सब क्या होता है, जब ये बात पता चलती है तो यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और उनके जो एडवाइज़र्स थे वो कुछ ऐसा, वो जान तो गए कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट कोई बड़ा अटैक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे अगर हमने कोई ऐसा स्टेप लिया तो फिर फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, क्योंकि यूएसए के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और यूएसएसआर के पास भी थे। तो वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट करने के लिए वो राज़ी नहीं थे कि हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे फुल स्केल वॉर हो। लेकिन वो ये अपने मन में डिसाइड तो कर लिए कि हमें क्रुशेव से मिसाइल्स हटवानी है और क्यूबा से न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स हमें क्यूबा से हटवानी ही हैं क्रुशेव से किसी भी हाल में। लेकिन वो ऐसा कुछ अटैक वगैरह करके एक फुल स्केल वॉर में नहीं लाना चाहते थे। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि अगर कोई फुल स्केल वॉर होगा तो यूएसए को भी नुकसान होगा, भले यूएसएसआर को वो हरा ले जाएं लेकिन नुकसान उनका भी होगा। तो उन्होंने कहा कि हम कोई अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे ये मिसाइल्स वगैरह हटवा के ही रहेंगे। Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness. अब कैनेडी ने ऑर्डर कर दिया, यूएस के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को। अमेरिका में जो वॉरशिप्स होती हैं जो वॉर के लिए वॉर के पर्पज़ से होती हैं उन्हें वॉरशिप्स कहते हैं। तो उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर किया कि कोई भी सोवियत शिप जो क्यूबा की तरफ आ रही हो उसको वो इंटरसेप्ट करें, उसको वो रोकें रास्ते में। और ये क्या होगा, ये एक इंडिकेशन देगा यूएसएसआर को उनकी सीरियसनेस का। जब वहाँ से यूएसएसआर से कोई भी वॉरशिप जो है, जब कोई भी यूएसएसआर से कोई भी शिप आएगी क्यूबा की तरफ, तो जब अमेरिकन वॉरशिप्स उन्हें रोकेंगी तो इससे उन्हें पता चल जाएगा कि यूएसए कितना सीरियस है। अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और यही जो पूरा सिनेरियो था इसी को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। मतलब क्यूबा के लीडर्स का डरना, फिर वहाँ पे न्यूक्लियर चीज़ों को वहाँ पे इंस्टॉल करना, बेस बनाना क्यूबा में, उसके बाद यूएसए का जानना, उसके बाद यूएसए का ये डिसीजन लेना अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर करने का, ये पूरा सिनेरियो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। और अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ईयर पूछा जाता है तो वहाँ पे 1962 होता है। The prospects of this The prospects of this clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war. अब ये जो हो रहा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इस वजह से जो ये क्लैश चल रहा था इन दोनों सुपर पावर्स में, इससे पूरी दुनिया जो है वो नर्वस हो जाती है, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स थी और अगर इन दोनों में कोई मतलब क्लैश हुआ और वो ज़्यादा डीपन हुआ तो पूरी वर्ल्ड को उसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई ऑर्डिनरी वॉर तो होगा नहीं, वो एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इवेंचुअली टू the world's great relief, both sides decided to avoid war. The Soviet ships slowed down and turned back. लेकिन जैसा मतलब वर्ल्ड नर्वस हो गई थी ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके लिए बहुत अच्छी बात हुई कि दोनों जो साइड्स थी यूएसए एज वेल एज़ यूएसएसआर, उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम वॉर को अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे वॉर। किसी ने भी इनिशिएट नहीं किया वॉर को। और जो सोवियत शिप्स जो उन्होंने उनकी आ रही थी वो स्लो हो गई और वापस भी लौट गई। तो इससे ये क्राइसिस जो है वो सॉल्व हो गया। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन ये जैसे एक नॉर्मल पोजीशन में चल रहा था। लेकिन जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब ये टाइम पीरियड था, इसमें ये कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट था। कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर रिफर टू द competition, the tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union backed by their respective allies. कोल्ड वॉर जो है ये रिफ़र करता है कंपटीशन को, टेंशन्स को, और सीरीज़ ऑफ कन्फ्रंटेशंस भी हुई। ऐसा नहीं है कि कभी फुल स्केल वॉर नहीं हुआ, लेकिन कई बार छोटे मोटे वॉर्स हुआ करते थे यूनाइटेड नेशंस और सोवियत यूनियन में। और जो उसकी मतलब एलाइज़ हैं, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, तो अक्सर क्या होता था कि उनकी जो एलाइज़ हैं वो आपस में लड़ लेते थे। एक सोवियत यूनियन की एलाई, एक यूएसए की, उन दोनों की लड़ाई हो गई, तो वो भी एक कोल्ड वॉर का ही रिज़ल्ट था, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे नहीं होता था। फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ कोल्ड वॉर। लेकिन सौभाग्य की बात ये थी कि कभी वो एक हॉट वॉर में नहीं कन्वर्ट हुआ जिसका बहुत भारी कॉन्सिक्वेंस हमें झेलना पड़े।
दैट इज़ अ फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज टू पावर्स। तो कभी एक फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। देयर वर वॉर्स इन वेरियस रीजन्स विद द टू सुपर पावर्स एंड देयर अलाइज इन्वॉल्व इन वॉरफेयर एंड इन सपोर्टिंग रीजनल अलाइज, बट एट लीस्ट द वर्ल्ड अवॉइडेड अनदर ग्लोबल वॉर। वहाँ पे छोटे मोटे वॉर्स, जो कोल्ड वॉर जिन रीजन्स में था, हो रहा था, उनमें छोटे मोटे वॉर्स हो जाया करते थे, लेकिन एक बड़े ग्लोबल वॉर को इसने अवॉइड किया। अक्सर जो वॉर होते थे वो उनके एलाइज में ही होता था, जिन्हें ये सपोर्ट करते थे, सुपर पावर्स। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज, ऑफ मिलिट्री अलायंसेज एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर. These were accompanied by a real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic and social life all over the world. जो कोल्ड वॉर था वो केवल एक पावर राइवलरीज का मैटर नहीं था कि पावर किसके पास रहेगी, या मिलिट्री अलायंसेस का, या फिर बैलेंस ऑफ पावर का। ये केवल इन्हीं टॉपिक्स तक नहीं कवर था। इनमें जो कोल्ड वॉर था, ये एक रियल, एक तरह से आइडियोलॉजी का वॉर था। ये वॉर इस टॉपिक पे था कि किसकी बेस्ट और सबसे अप्रोप्रिएट वे है उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को बैलेंस करने में। क्या यूएसए सपोर्ट करता था लिबरलिज़म को, डेमोक्रेसी को, और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज़म को सपोर्ट करता था और सोशलिज़म को सपोर्ट करता था। तो दोनों में ये वॉर चल रही थी कि हम किसको बेटर प्रूफ कर ले जाएं कि हमारा लिबरलिज़म की पॉलिसी सही है या हमारी सोशलिज़म की पॉलिसी सही है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर इन लोग के बीच में चल रहा था कि बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या है इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। ये केवल मिलिट्री अलायंस और पावर राइवलरीज और बैलेंस ऑफ पावर तक ही नहीं सीमित था। The Western Alliance, headed by the US, represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while the Eastern Alliance, headed by the Soviet Union, was committed to the ideology of socialism and communism. ये चीज़ अभी मैंने बताई कि जो वेस्टर्न अलायंस था, अब दो अलायंस थे, हम बार बार ये टर्म देखेंगे, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। तो जो वेस्टर्न अलायंस था वो, उसका हेड कौन था? यूएस था। उसमें कई कंट्रीज़ थी लेकिन हेडेड बाय यूएस था, और ये रिप्रेजेंट करता था लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजी को, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म जहाँ पे मतलब ये सोशल ओनरशिप नहीं होती है। और ईस्टर्न अलायंस जो था हमारा, वो हेडेड बाय सोवियत यूनियन था, उसका लीडर सोवियत यूनियन था, और उसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज़म की, जहाँ पे सोशल ओनरशिप होती है, और कम्युनिज़म की। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज आइडियोलॉजीज़ इन क्लास 11th। इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास 11th में इन आइडियोलॉजीज़ को हमने ढंग से पढ़ा है। वॉट इज़ द कोल्ड वॉर? अब हम देखेंगे कोल्ड वॉर क्या था। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो जाके ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। इन 1945 द एलीट फोर्सेस लेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिफीटेड द एक्सिस पावर्स led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War 1939 to 45। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये 1939 टू 45 हुआ। 45 में जब ये वॉर एंड हुआ तो जो दो पार्टीज़ थी, एक एलीट फोर्सेस थी और एक एक्सिस पावर्स थी। जो कोल्ड वॉर हो रहा था उसमें ये दोनों सुपर पावर्स एक ही साइड में थी। कोल्ड वॉर के बाद ये दोनों राइवलरी ग्रुप में आ जाती हैं, लेकिन पहले ये एक ही फोर्सेस में थी। जैसे जो एलीट फोर्सेस है इसमें यूएस भी था, सोवियत यूनियन भी था, ब्रिटेन, फ्रांस, चार मेजर कंट्रीज़ यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस थी। एक्सिस पावर्स में तीन मेजर कंट्रीज़ थी, जर्मनी, इटली और जापान। तो एलीट फोर्सेस ने हरा दिया था एक्सिस पावर्स को, और इससे जब हरा दिया तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है 1945 में। द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द major powers of the world and spread out to regions outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar and parts of India's northeast। जो वॉर है इसमें, जो वॉर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें ज़्यादातर लगभग जितने भी मेजर पावर्स थे वर्ल्ड के वो सब इन्वॉल्व थे, और ये केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रह गया था, इसमें सारे मेजर पावर्स थे, और ये रीजन्स आउटसाइड यूरोप भी फैल गया था, यूरोप के बाहर भी चला आया था। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी ये वॉर हो रहा था, चाइना में भी हो रहा था, बर्मा जिसे हम आज के टाइम में म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी था, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी पहुँच आया था। The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property। ये जो वॉर हुआ था ये बहुत डिवास्टेटिंग था, इसने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ही इसको डिस्ट्रॉय किया था
किस टर्म्स में? ह्यूमन लाइफ्स का बहुत नुकसान हुआ था, कई ह्यूमन लाइफ्स इसमें गई थी, सिविलियन प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918। और ये कोई पहला वॉर नहीं था, इसके पहले एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था जो कि 1914 टू 1918 के बीच में हुआ था। दोनों वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन हमें याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1914 एंड 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1939 एंड 1945। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, कॉजिंग जापान टू सरेंडर। अब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे होता है? क्या ऐसा हुआ जिससे वर्ल्ड वॉर एंड हो गया? तो वर्ल्ड वॉर इस तरीके से एंड हुआ कि जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे। कहाँ पे? जापान में। जापान की 2 सिटीज़ में, हिरोशिमा में और नागासाकी में। अगस्त 1945 में जब यूएसए ने गिराई ये 2 एटॉमिक बॉम्ब्स 2 सिटीज़ में, हिरोशिमा और नागासाकी की, तो ये तब जापान ने सरेंडर कर दिया क्योंकि उनका बहुत लॉस हुआ। इस वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया और ये वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। Critics of the US decision to drop the bombs have argued that the US knew that the Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. अब जो critics हैं, जो US decision जो था उन्होंने लिया कि हम बॉम्ब गिराएंगे, तो जो इनको फेवर नहीं करते हैं वो ये अपना रीज़न देते हैं फेवर नहीं करने का कि यूएस को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, तो इसलिए जब तुम्हें पता है कि जापान सरेंडर कर देगा तो उस पर बॉम्ब गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अननेसेसरी उस पर बॉम्ब गिराते हैं केवल अपनी पावर को शो करने के लिए। दिस सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर एंड टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज सुप्रीम। वो ये रीज़न देते हैं, वो ये बताते हैं कि यूएस ने क्यों गिराया था बॉम्ब। वो उन्होंने इसलिए गिराया था क्योंकि वो देख रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स कर रहा है एशिया में और भी जगह पे, और उन्हें ये डर भी था कि आगे करेगा, तो इसलिए इसे बचाने के लिए कि वो आगे ऐसा नहीं कर पाए और वो केवल अपना डोमिनेंस यूएस ही बना पाए, इसको बचाने के लिए उन्होंने मॉस्को को दिखाया कि यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम है, वो बॉम्ब गिरा के। इसलिए उनका जो गिराना था ये अननेसेसरी था। US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American and allied lives. लेकिन यहीं पे जो US सपोर्टर्स हैं, जो सपोर्ट करते हैं कि बॉम्ब गिराना सही था, वो क्या रीज़न देते हैं? वो ये रीज़न देते हैं कि बॉम्ब इसलिए गिराना ज़रूरी था क्योंकि बॉम्ब गिराने से जो वॉर है वो जल्दी ख़त्म हो गया और फर्दर लॉस नहीं हुआ अमेरिकन लाइफ्स का भी और जो उसके साथ में एलीज थी उनके भी लाइफ्स का। क्योंकि अगर वॉर और चलता तो शायद इससे ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन वॉर बॉम्ब गिरा देने से जल्दी वॉर एंड हो गया। ये इनका रीज़न है। वॉट एवर द मोटिव्स, द consequence of the end of the second world war was the rise of 2 new powers on the global stage. अब कोई भी मोटिव रहा हो, एग्जैक्ट मोटिव नहीं पता चल पाता है कि यूएस का क्या मोटिव रहा था, वो डोमिनेंस दिखाना चाहता था या वॉर को क्विकली एंड करना चाहता था। जो भी मोटिव रहा हो, हम जो कॉन्सिक्वेंस अगर देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो उसका एक ये कॉन्सिक्वेंस इम्पॉर्टेंट निकलता है, उसका नतीजा कि 2 नए पावर्स ग्लोबल स्टेज पे राइज़ करते हैं, एक यूएस और एक यूएसएसआर। With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe and many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on earth. तो जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान हार जाती है तो यूरोप का बहुत डिवेस्टेशन होता है और फिर और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारे 2 ही सुपर पावर्स बचते हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो ये सबसे ज़्यादा पावर वाले कंट्रीज़ बन जाती हैं वर्ल्ड में। इनके पास ऐसी एबिलिटी थी उस समय पे, योग्यता, कि ये कोई भी इवेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते थे अर्थ पे। वाइल द कोल्ड वॉर was an outcome of the emergence of the US and USSR as 2 superpowers rival to each other. It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. अब जो कोल्ड वॉर है उसका आउटकम ये निकला कि 2 कंट्रीज़ यूएस और यूएसएसआर ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो गई। कोल्ड वॉर में यही था कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में एकदम राइवल बन के खड़ी हो गई थी। लेकिन ये इसमें हमें ये भी समझाता है कि जो हमने जैसे देखा जो एंड हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का,
तो एटम बॉम्ब के यूज़ से कितना ही ज़्यादा जापान को सफ़र करना पड़ा। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, इसीलिए कोल्ड ही वॉर रह गया और कभी हॉट वॉर में नहीं एस्केलेट हो पाया, क्योंकि अगर एस्केलेट होता तो बहुत नुकसान होता। तो ये एक लॉजिक जो था ये दोनों कंट्रीज़ ने डेवलप कर लिया था कि हमें इसे हॉट वॉर में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसको दोनों कंट्री को सहना बहुत ही भारी पड़ेगा। द लॉजिक इज़ सिंपल येट पावरफुल। लॉजिक सिंपल है कि उन्हें पता है कि अगर हम वॉर में एंगेज करेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये पावरफुल लॉजिक है। When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction, unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. अब दिया है कि जब दो पावर्स हैं जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएसए के पास भी हैं, यूएसएसआर के पास भी हैं, मतलब दोनों एक अच्छा वॉर लड़ सकती हैं ग्लोबल लेवल पे। तो वो डेथ और डिस्ट्रक्शन को ऐसा दोनों कर सकते हैं, यूएस यूएसएसआर को भी और यूएसएसआर यूएसए को भी, कि वो उन्हें अनएक्सेप्टेबल हो, मतलब उन्हें बहुत नुकसान हो, लेकिन फिर भी फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हो रहा है। तो ये जो लॉजिक इनके पीछे यूज़ हो रहा है कि बहुत नुकसान होगा। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस नीदर साइड वुड वांट टू रिस्क वॉर सिंस नो पॉलिटिकल गेन्स वुड जस्टिफाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सोसाइटीज़। अब प्रोवोकेशंस भी होती हैं, लेकिन मतलब लोग उकसाते भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद किसी साइड ने नहीं डिसाइड किया कि हम वॉर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये लॉजिक डेवलप कर लिया था कि इससे कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होने वाला है। इससे कोई पॉलिटिकल गेन जो होगा वो हमारे डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, चाहे जितना बड़ा पॉलिटिकल गेन हो, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन के को जस्टिफाई करने के उसमें नहीं रहेगा। इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर एज द विनर। अब अगर इन लोगों ने ये सोचा और समझा, जिससे ही क्या नाम है हॉट वॉर एस्केलेट होने से बचा, तो न्यूक्लियर वॉर इन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी कि न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो दोनों साइड बहुत ही बुरी तरीके से हार्म होंगी, बहुत ही बुरी तरीके से दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स के पास अच्छे अमाउंट में न्यूक्लियर चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि किसी भी साइड को हम बता नहीं पाएंगे कि कौन विनर है और कौन लूज़र है। Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the others would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. और अगर इसमें से कोई एक सुपर पावर अटैक भी करना चाहती है और दूसरे सुपर पावर के न्यूक्लियर वेपन को डिसेबल करना चाहती है, तो भी जो दूसरा है उसके पास इतने न्यूक्लियर वेपन रह जाएंगे कि अगर उसने यूज़ कर लिए तो जिसने डिसेबल करना चाहा है उसका कंट्री का बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। इसी लॉजिक को हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटेरेंस। ये लॉजिक ऑफ डेटेरेंस ये है जो हमें वॉर से बचाता है, एक हॉट वॉर से बचाता है। बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। अब दोनों यहाँ पे कैपेबल हैं कि वो इसको इनिशिएट करें वॉर को, लेकिन कोई नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका जो डिस्ट्रक्शन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लॉजिक है यही लॉजिक ऑफ डेटेरेंस है। Thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. इसलिए जो कोल्ड वॉर था ये एक बहुत इंटेंस वॉर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा राइवलरी चल रही थी इन लोग में आइडियोलॉजिकली, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये वॉर कोल्ड ही रह गया, कभी हॉट या शूटिंग वॉर में नहीं कन्वर्ट हुआ। क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? क्योंकि लॉजिक ऑफ डिटेरेंस यूज़ हुआ था। द डिटेरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पावर्स। ये जो डेटेरेंस का रिलेशनशिप होता है इससे क्या होता है, वॉर को हम बचा सकते हैं होने से, लेकिन इससे राइवलरी तो ख़त्म होगी नहीं। अब हमें पता है कि इतना नुकसान होगा इसलिए हम वॉर नहीं करेंगे, लेकिन वॉर नहीं करेंगे पर हम अपनी राइवलरी तो ख़त्म करेंगे नहीं, वो अंदर ही अंदर रहती है। नोट द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। अब हम कोल्ड वॉर के मेन मिलिट्री फीचर्स को देखेंगे। द टू सुपर पावर्स एंड द कंट्रीज इन द राइवल ब्लॉक्स led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors। तो एक इसका मेन मिलिट्री फीचर ये था कोल्ड वॉर का कि जो इसमें दोनों सुपर पावर्स थी और जो इनकी कंट्रीज़ जो थी जो सपोर्ट कर रही थी इनको, उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह बिहेव करेंगी। वो ज़िम्मेदार समझेंगी कि अगर कुछ होता है, कोई वॉर होता है तो कितना नुकसान होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा। दे वर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व
द टू सुपर पावर्स। अब रिस्पॉन्सिबल और रैशनल इस सेंस में होना है कि उन्हें रिस्क को समझना है कि फाइटिंग वॉर लड़ने का में क्या रिस्क है, क्या कॉन्सिक्वेंस उससे निकल सकता है जो दोनों सुपर पावर को नुकसान पहुंचाएगा। व्हेन टू सुपर पावर्स एंड द ब्लॉक्स लेड बाय देम आर इन अ डेटरेंस रिलेशनशिप, फाइटिंग वॉर्स विल बी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एक यूएस और यूएसएसआर डेटरेंस रिलेशनशिप में है, तो जब ये रिलेशनशिप रहती है तो अगर वॉर होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि दोनों के पास वो कैपेबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मेन बीइंग रिस्ट्रेंड एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, उन्हें रैशनल और रिस्पॉन्सिबल होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्हें उनकी जिम्मेदारी है दोनों की कि वो दूसरे वर्ल्ड वॉर को होने से बचाएं, उसमें इन्वॉल्व ना हो। इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। और इसी लॉजिक ऑफ डेटरेंस के सेंस में ये जो हमारा कोल्ड वॉर था ये इसने इंश्योर किया ह्यूमन सर्वाइवल। मतलब कोल्ड वॉर एक तरह से पॉजिटिव रिजल्ट भी हमारे लिए लाया कि उसने ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर किया। अगर ये हॉट वॉर या शूटिंग वॉर में कन्वर्ट हो जाता तो ह्यूमन सर्वाइवल पे बहुत बड़ा खतरा आता। द एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अब हम देखेंगे दो पावर ब्लॉक्स हैं, यूएस और यूएसएसआर, इनका इमरजेंस कैसे होता है। The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. अब जो दो सुपर पावर्स थी इन लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि कितनी कंट्रीज़ को वो अपने एलाई बना ले, कितनों को अपने सपोर्ट में ले आए, जिससे वो ये दिखा सकें कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो बेटर है, वो ज़्यादा अच्छी है। In a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. अब एक वर्ड, कोल्ड वॉर के टाइम पे जो हमारा वर्ड था वो शार्पली डिवाइडेड था दो अलायंस सिस्टम में। एक स्टेट, तो इस टाइम पे जब दो अलायंस सिस्टम में शार्पली डिवाइडेड है वर्ड, तो उसमें एक स्टेट की जिम्मेदारी एक उसको ये करना रहता था कि वो जो अपने प्रोटेक्टिव सुपर पावर है, जैसे क्यूबा है, अगर वो यूएसएसआर का लाई है तो उसको उससे इतना ज़्यादा मतलब उसके सपोर्ट में रहना है कि यूएसए का इन्फ्लुएंस को वो कम कर पाएँ, यूएसए और उसके एलीज़ के इन्फ्लुएंस को वो कम कर पाएँ। तो जो एलीज़ होते थे वो उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रॉपर सपोर्ट में बने रहें, जिससे दूसरे सुपर पावर के इन्फ्लुएंस को लिमिट किया जा सके। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि जो ये अलायंस बन रहे थे, छोटे छोटे कंट्रीज़ आके मिल रहे थे, तो उन सबका प्रॉफिट ही होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिव होता है जिससे कोई काम होता है। तो छोटे जो स्टेट्स थे वो क्यों इनके सुपर पावर्स में अलाई बन रहे थे, बल्कि उन्हें पता था कि अगर हॉट वॉर हो गया तो वो भी उसमें आएंगे, उन्हें भी उनका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो आते थे क्योंकि वो उनसे सुपर पावर से लिंक बनाते थे अपने पर्पस के लिए। दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स विद होम दे हैड राइवलरीज। अब जो छोटी मोटी कंट्रीज़ होती थी, अक्सर हम देखते हैं सारी कंट्रीज़ की किसी न किसी नेबर से छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। तो उसी तरह से जब वो किसी के एलाई बनते थे तो जो बड़ा सुपर पावर होता था वो प्रॉमिस करता था कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। अगर क्यूबा यूएसएसआर का एलाई बन गया था तो यूएसएसआर ने उसे प्रॉमिस किया था, उसकी ज़िम्मेदारी हो गई थी कि क्यूबा को प्रोटेक्ट करना उसकी ज़िम्मेदारी है, उसे वेपन्स प्रोवाइड करना, उसे इकोनॉमिक एड देना। तो इन सारी चीज़ के वजह से ये सुपर पावर में के एलाई बनते थे, और ये इसलिए बनते थे क्योंकि इनके लोकल राइवल्स रहते थे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनकी होती रहती थी। तो वो जानते थे कि अगर हमारे नेबर ने हम पे लड़ाई शुरू की तो हमारे जो सुपर पावर है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे। द अलायंस सिस्टम्स लेड बाय द टू सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स। तो ये जो अलायंस सिस्टम बनने लगा था कि कंट्रीज़ जा जा के मिल रही थी दोनों सुपर पावर में, तो इससे पूरी दुनिया एक तरह से दो कैंप में डिवाइड हो गई थी। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। ये जो डिवीजन हुआ ये पहले यूरोप तक ही कन्फाइंड था, सबसे पहले यूरोप में, यूरोप दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप। तो यूरोप में क्या हुआ, जो ज़्यादातर वेस्ट यूरोप था, हम वेस्टर्न अक्सर यूएस के लिए यूज़ करते हैं, ईस्टर्न सोवियत यूनियन के लिए। तो यूरोप में जो वेस्ट यूरोप था उसकी ज़्यादातर कंट्रीज़ जो थी वो यूएस के साथ चली गई, और जो ईस्टर्न यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ थी वो सोवियत कैंप को ज्वाइन कर ली। दैट इज़ वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेज। इसीलिए हम इन्हें दोनों अलायंस को वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेज कहते हैं।
The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which came into existence in April 1949. अब जो हम वेस्टर्न अलायंस को अगर पढ़ें तो वेस्टर्न अलायंस जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है धीरे धीरे। जब उसमें काम भर की कंट्रीज़ आ जाती हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम था नाटो। नाटो का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। ये इसका एग्जिस्टेंस कब होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल 1949 में। तो जो वेस्टर्न अलायंस है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जो एग्जिस्टेंस में आया है इन 1949 में। It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them। ये जो हमारा नाटो था इसमें कितने स्टेट्स थे, 12 स्टेट्स थे। तो नाटो वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स इसमें थे जो ये डिक्लेयर करते थे कि अगर कहीं पे भी अटैक होता है, चाहे यूरोप में चाहे नॉर्थ अमेरिका में, तो वो माना जाएगा कि सब पे अटैक हुआ है और सब उसको काउंटर बैक करेंगे। ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी ऑब्लिज्ड टू हेल्प द अदर। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वॉर्सो पैक्ट वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन। तो उन्होंने कहा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अगर कोई भी वॉर होता है तो हम उसको अटैक सब पे मानेंगे और हम उसको हेल्प करने के लिए सबकी जिम्मेदारी बनेगी। द ईस्टर्न अलायंस, अब जब वेस्टर्न अलायंस ने पूरा बना लिया एक ऑर्गेनाइजेशन नाटो, तो ईस्टर्न अलायंस ने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ईस्टर्न अलायंस ने क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट, जो जिसका लीडर सोवियत यूनियन था। ये इट वाज क्रिएटेड इन 1955। ये बना था अप्रैल 1949 में नाटो, और वॉर्सो पैक्ट बनता है 1955 में। और वॉर्सो पैक्ट का प्रिंसिपल फंक्शन रहता है कि वो नाटो के फोर्सेस को काउंटर करेगा। अगर नाटो के फोर्सेस कहीं भी डोमिनेंस अपना दिखाएंगे तो वो उसको वापस से वो अपना डिफेंस करेगा। इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग the Cold War were determined by the requirements of the superpowers. International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states। अब ये जो अलायंस सिस्टम पूरा बन गया था, ये कैसे होता था कोल्ड वॉर के दौरान, कि जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती थी वो अपनी कैलकुलेशंस कर लेती थी कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और जो सुपर पावर्स होते थे उनके वो क्यों एलाइज बनाते थे, अपनी रिक्वायरमेंट से, अपनी ज़रूरत से। एज नोटेड अबव यूरोपियन बिकेम एज नोटेड अबव यूरोप बिकेम As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers। अब जैसे हमने पहले भी देखा है, यूरोप जो है ये सबसे बड़ा एरिया बन गया था जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कोल्ड वॉर का। और भी एरियाज़ आ गए थे लेकिन यूरोप मेन एरेना था। इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। अब कभी कभार ये भी होता था कि जो सुपर पावर्स हैं वो मिलिट्री का यूज़ करती थी। जैसे अगर उन्हें किसी कंट्री को, छोटी सी कंट्री को अपने फेवर में करना है, अपना अलायंस में ज्वाइन करवाना है, तो वो कभी कभार मिलिट्री का भी यूज़ करती थी। सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो सोवियत यूनियन ने इंटरवेंशन की थी ईस्ट यूरोप में। सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप में मिलिट्री का यूज़ करके उसे अपना अलायंस में ज्वाइन किया था। द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन। उसने क्या किया था, उन कंट्रीज़ के रीजन में अपनी बहुत बड़े अमाउंट में आर्मी ले आए थे और उनको उनके हेल्प से उन्होंने उसको अपना एलाई बना लिया था। टू इंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन विद इन इट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब वो अपनी मर्ज़ी से हो नहीं रहे थे ईस्ट यूरोप वाली कुछ कंट्रीज़, तो उनको ये मैनेज अपना इंश्योर करने के लिए कि ईस्टर्न यूरोप हमारे ही अलायंस में रहे, इसलिए उन्होंने मिलिट्री का यूज़ किया था। In East and Southeast Asia and in West Asia, Middle East, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) and the Central Treaty Organization (CENTO). अब SEATO का फुल फॉर्म हमें देखना है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (SEATO) एंड CENTO क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दिया है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया के ईस्ट में और साउथ ईस्ट में
और वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया इज़ मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, एक अलायंस सिस्टम बना लिया था ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में, दैट इज़ मिडिल ईस्ट। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अलायंस सिस्टम बना लिया था जिसको हम सीएटो या सीएटो और सेंटो कहते हैं। सीएटो इज़ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो इज़ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq. अब दो जो द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसके लिए, तो जो सोवियत यूनियन थी और जो कम्युनिस्ट चाइना था उन्होंने नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ अपने क्लोज़ रिलेशंस बना लिए। इसके यूएस ने जब ऐसा किया, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, तो उसके रिस्पॉन्ड में सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने क्या किया, उन्होंने अपने क्लोज़ रिलेशंस बना लिए कुछ रीजनल कंट्रीज़ जैसे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ। Then the Cold War threatened to divide the world into two alliances under these circumstances. Many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. नाउ इट इज़ गिवन कि जो कोल्ड वॉर था वो क्या थ्रेटन करता था, वो एक तरह से धमकी देता था कि ये, मतलब धमकी, वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन कोल्ड वॉर से यही समझ में आ रहा था कि पूरी जो वर्ल्ड है ये दो अलायंस में डिवाइड हो जाएगी, एक यूएसए, एक सोवियत यूनियन में। और इन ऐसे हालात में क्या होगा कि जो कई ऐसी, वो टाइम ऐसा भी था कोल्ड वॉर के दौरान का समय जो था, उसमें कई जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही थी, मतलब उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म चल रहा था। तो वो कई यूरोप, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ये कई कंट्रीज़ को डोमिनेट करके उन्होंने अपनी कॉलोनी बना के रखा था। तो इस टाइम पे ये लोग क्या कर रही थी, ये कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस पा रही थी। तो इसी समय पे अब ये भी होता कि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जब ये इंडिपेंडेंस पा रही हैं कॉलोनियल कंट्रीज से, जैसे मेनली ब्रिटेन और फ्रांस, तो वो परेशान हो गई कि जैसे वो इनसे फ्रीडम पाएंगी तो फिर वो फिर किसी के डोमिनेंस में चली जाएंगी, कि जैसे उन्हें फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटेन फ्रांस से, लेकिन फिर अब उन्हें किसी का अलाई बनना है, या तो यूएसए का या तो यूएसएसआर का, फिर उनकी सॉवरेनिटी नहीं रह जाएगी। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंसेज वर क्विक टू अपीयर। और फिर ये जो अलायंसेज हैं इनमें क्रैक्स और स्प्लिट्स बहुत जल्दी ही हो जाते हैं। कम्युनिस्ट चाइना क्वेरल्ड विद द यूएसएसआर टूवर्ड्स द लेट 1950s। अब जैसे हम देखें तो ये टाइम इम्पॉर्टेंट है कि जो कम्युनिस्ट चाइना ने क्वेरल किया था, लड़ाई की थी यूएसएसआर से लेट 1950s के टाइम में। एंड इन 1969 दे फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एक टेरिटरी का डिस्प्यूट चल रहा था जिस पर उन्होंने लड़ाई की थी 1950s में, और मेनली 1969 में उन्होंने जाके एक, मतलब ब्रीफ वॉर, छोटा सा लड़ाई लड़ी ली थी। द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइन मूवमेंट विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेस। तो अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का जो डर था कि फिर हम किसी के उसमें डोमिनेंस में चले जाएंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो और डेवलपमेंट हुए वो क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट का, जो हमने ओवरव्यू में भी देखा था, नैम, जिसने न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को मौका दिया कि वो कैसे अलायंस सिस्टम से बाहर रह सकती हैं, वो अपने आप को उससे अलग रख सकती हैं। यू मे आस्क वाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी एलीज एट ऑल। After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa, and even in Europe, was no match to that of the superpowers. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पहले देखा कि छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं उन्हें क्या ज़रूरत थी बड़े सुपर पावर से ज्वाइन होने की, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा था, उन्हें वेपन्स मिल रहे थे, उन्हें इकोनॉमिक एड मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो अब इसमें क्वेश्चन हो रहा है कि सुपर पावर्स को क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी एलीज़ को बनाए। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कि मिलिट्री का भी यूज़ कर ले रही हैं, जैसे सोवियत यूनियन ने किया ईस्ट यूरोप में, तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ रही थी। वैसे भी जब इनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी रेगुलर आर्मीज़ हैं इनके पास, ये इतने पावरफुल खुद ही हैं कि इनकी जो ये इतने पावरफुल
पावरफुल खुद ही हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है, रेगुलर आर्मीज है, दे वर सो पावरफुल दैट द कंबाइंड पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स इन एशियन अफ्रीका एंड इवन इन यूरोप वाज नो मैच टू दैट ऑफ द सुपर पावर्स। कि अगर हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब में जो भी कंट्रीज़ हैं, इन सब के पावर को कंबाइन भी कर लें, मिला लें, तो भी वो इनके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। जब ये इतने पावरफुल हैं तो उनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। येट द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू। लेकिन अब हम समझेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ रही थी, बिना मतलब के तो वो कर नहीं रहे थे। तो अब हम देखेंगे स्मॉलर स्टेट्स उनके लिए कैसे मददगार साबित हो रहे थे। पहला, इसके 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं और बेहतर ये होगा अगर आप ये चारों मेमोराइज़ कर लें, और अगर ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है तो ये पूरा ऐसे लिख दें। फर्स्ट है वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। अब यूएसए है, ये यूएसएसआर है, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत उनके पास मिलिट्री है और एटॉमिक रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्स तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे अर्थ पे। तो क्या होता है कि अगर जैसे कई छोटी कंट्रीज़ ही होती हैं, लेकिन उनके पास कभी कभी रिसोर्सेज बहुत होते हैं, तो उन्हें क्या फ़ायदा मिला कि वाइटल रिसोर्स उन्हें मिल जाता है। जैसे कि कोई छोटी सी कंट्री जहाँ पे रिसोर्स है, जैसे ऑयल है, मिनरल है, तो वो उसको अपनी एलाई बना लेंगे। जब एलाई बना लेंगे वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ें देंगे, और उसके एक्सचेंज में वो उनसे ऑयल और मिनरल ले लेंगे। सेकेंड है टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। अब जैसे हमने देखा कि यूएसएसआर ने क्यूबा को यूज़ किया एक रशियन बेस बनाने में। क्यों? क्योंकि यूएसए वहाँ से पास है। तो इसी तरह वो उनकी कंट्रीज़ की टेरिटरी को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा, लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अब अगर यूएसए है, यूएसएसआर में काम भर की डिस्टेंस है, तो वो इतने दूर से स्पाई भी नहीं कर सकते। भले टेक्नोलॉजीज़ आगे आ गई हैं, लेकिन अगर हम रीजनली मतलब लोकेशन वाइज हम किसी के पास हैं, तो स्पाई का जो प्रोसेस है ये इजी हो जाता है। चौथा, इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल एलीज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। और फिर हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। इनके पास बहुत आर्मीज़ हैं, बहुत एटॉमिक रिसोर्सेज हैं, लेकिन इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए होता है। और कई स्मॉल एलीज ही मिल के जब एक हेल्प करेंगी तो काम भर का अमाउंट हो जाएगा, जो कि मिलिट्री एक्सपेंसेस को डील करने में चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मीज़ हैं तो मिलिट्री एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन्स। द लॉयल्टी ऑफ एलीज सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज़ एज वेल, दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर दैन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा। यहाँ पे हम 5th पॉइंट डाल के 5 रीजन्स क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में दे सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, तो इस पॉइंट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। अब 5वां पॉइंट क्या है कि ये आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। क्यों? इससे ये दिखाता है कि अगर यूएसए ने सपोज़ 58 कंट्रीज़ को अपना एलाई बना लिया और यूएसएसआर ने 48 कंट्रीज़ को ही बनाया, तो 10 कंट्रीज़ का डिफरेंस है। तो ये दिखाता है कि वर्ल्ड का जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो यूएसए का सपोर्ट कर रही हैं। यूएसए का सपोर्ट कर रही है मतलब वो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरह से ये जो वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी बेटर है, तो यूएसए जीत जाएगा कि हाँ, दिखाने में एक तरह से कि हमारी आइडियोलॉजी बेटर है। तो आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। अब इनकी जो एलीज़ हैं, अगर वो अपनी लॉयल्टी मेंटेन रखती थी, तो ये दिखाता था कि सुपर पावर्स जीत गई वॉर ऑफ आइडियाज़ में, दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म बेटर है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से। नाउ कम्स द टॉपिक एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। अब हमने काम भर की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोल्ड वॉर का एरिया क्या था, किस एरियाज़ में ये था। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, the year 1962 that we began this chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि कोल्ड वॉर में हाई पॉइंट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, लेकिन वो इकलौती ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे पूरा कोल्ड वॉर आइडेंटिफाई किया जाए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसी ही बहुत चीज़ें थी जो कोल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट की थी जिसने। The Cold War also led to several shooting wars, but it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. अब कोल्ड वॉर में कई शूटिंग वॉर्स हुए थे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कई शूटिंग वॉर्स कोल्ड वॉर में हुए थे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये अच्छी बात है कि ये सारे जो क्राइसिस वॉर्स हुए, इससे कोई बहुत
तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो गया, इसे हम रोकने में सफल रहे। द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस इन कोरिया 1950-53, Berlin 1958-62, and Congo the early 1960s, and in several other places. अब हम देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर जो है, ये जो दो सुपर पावर्स थी, ये इन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस कब कब हुए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये MCQs में आ सकता है और या शॉर्ट आंसर 2 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है कि आप एग्जांपल दीजिए कहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे हमें यही लिखना है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था कोरिया में इन द ईयर 1950-53 में। कोरिया में हुआ था 1952-53 में। फिर बर्लिन में हुआ था 1958-62 में, और कॉन्गो में हुआ था अर्ली 1960s में। एंड इन सेवरल अदर प्लेसेस क्राइसिस डीपेंड एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वाज विलिंग टू बैक डाउन। अब क्योंकि और भी कई ऐसी जगह थी जहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीपेन हो गया था, बस उससे आगे लेवल पे नहीं पहुँचा, नहीं बहुत ज़्यादा काम भर का चला गया था, क्योंकि जो दोनों पार्टीज़ थी वो कोई नहीं तैयार हो रहा था कि वो पीछे हटे। व्हेन वी टॉक अबाउट एरेनाज ऑफ द कोल्ड war, we refer therefore to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance systems but did not cross certain limits. जब हम एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं वो एरियाज़ जहाँ पे क्राइसिस या वॉर हुआ अलायंस सिस्टम्स के बीच में, लेकिन उन्होंने कुछ लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। अ ग्रेट मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दीज arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. अब बहुत सारी जाने गई हैं, ये कोल्ड वॉर में भी बहुत सारी जाने गई हैं, बस ये है उस स्केल तक नहीं गई जितनी ये ग्लोबल वॉर में जाती हैं। तो कुछ एरेनाज में जैसे कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ पे कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान में कई जाने गई, लेकिन ये जो दुनिया है ये बच गई एक न्यूक्लियर वॉर से और ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़ से। जो एक ग्लोबल वॉर होने पे जो नुकसान, जो दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, उनसे हम बच गए। इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स वर रिपोर्टेड। इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstanding. अब हम देखेंगे कि कई केसेस में क्या हुआ था। कुछ केसेस में हम लोगों ने पाया था कि बहुत बड़े बड़े मिलिट्री बिल्डअप्स पाए गए थे कहीं कहीं जगह पे, कि बहुत बड़े मिलिट्री बिल्डअप्स हैं, तो वो एक तरह से थ्रेटन कर रहे थे। और कई केसेस में हमने देखा था कि सुपर पावर्स के बीच में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस हो रही हैं। Diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstanding. हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि कई केसेस में ऐसा हो रहा था कि हम देख रहे थे कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है वो दोनों पावर्स में नहीं हो पा रही हैं, जो डिप्लोमेसी मेंटेन होती है वो नहीं हो पा रही है, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है जो अक्सर वॉर कराता है। अक्सर वॉर जो हुए हैं, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ही वो डर रहे थे, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि क्या पता USA ऐसा करे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी क्योंकि उनके अंदर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन हो पा रही थी। Sometimes countries outside the two blocks, for example the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts and averting some grave crisis. कभी कभार क्या होता है कि जो कंट्रीज़ दोनों ब्लॉक से बाहर हैं, जैसे कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़, अब नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ना USA का पार्ट थी ना USSR का, तो कभी कभार ये होता है कि ये कोल्ड वॉर को, ऐसा हुआ था, कोल्ड वॉर को कम करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और कुछ बड़े बड़े क्राइसिस से बचाने में भी इन नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ने बहुत बड़ी हेल्प की थी। Jawaharlal Nehru, one of the key leaders of the NAM, played a crucial role in mediating between the two Koreas. मैंने क्यों कहा था इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि इंडिया के ही लीडर जवाहरलाल नेहरू बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। वो वन ऑफ द की लीडर्स थे नैम के। 5 लीडर्स थे जो फाउंडिंग फिगर्स थे नैम के, उन्होंने नैम को इस्टेब्लिश किया था, जिनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था दोनों कोरियाज़ को। जब दोनों कोरियाज़ में वॉर हुआ था, अभी हमने यहीं पे देखा था, कोरियाज़ में वॉर हुआ था 1952-53 में, तो इन दोनों कोरियाज़ में एक मेडिएट करने का, इन लोगों को शांत करने का, नेगोशिएट करने के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। इन द कॉन्गो क्राइसिस द UN सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मीडिएटरी रोल,
और कॉन्गो क्राइसिस में यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने एक की मीडिएटरी रोल प्ले किया था। कॉन्गो क्राइसिस में किसने हेल्प की? यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने। बाय एंड लार्ज इट वाज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट दैट वॉर बाय ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड दैट मेड द एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली इन इंटरनेशनल अफेयर्स। और ज़्यादातर अगर हम देखें, इन लोगों ने भले ही रोल प्ले किया, जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया में और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कॉन्गो क्राइसिस में, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये सुपर पावर ने ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई अपनी, रियलाइज़ करके कि अगर वॉर होता है तो बहुत नुकसान होगा। और इन लोगों ने इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत रिस्पॉन्सिबली रोल अपना निभाया और इन्होंने वॉर को अवॉइड किया। एज द कोल्ड वॉर रोल्ड फ्रॉम वन एरेना टू अनदर द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट वाज इंक्रीजिंगली एविडेंट। अब हम देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो एक एरेना से दूसरे एरेना में मतलब हुआ जा रहा है, उसका जो एरिया था वो वाइडन होता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट बहुत ही एविडेंट है। अगर ये नहीं होता तो वॉर हो गया होता, वर्ल्ड वॉर। However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. अब कोल्ड वॉर से भले ही लॉजिक ऑफ डिटेरेंस से हमने वॉर को प्रिवेंट कर लिया, लेकिन हमने राइवलरी तो ख़त्म नहीं की इन दोनों के बीच में, और इनके बीच में हारमनी तो ला नहीं पाए। तो कोल्ड वॉर से दोनों की राइवलरी नहीं ख़त्म होती है। और क्या होता है कि म्यूचुअल सस्पेशंस, कोल्ड वॉर में दोनों को सस्पेशंस बहुत होते थे। यूएसए हमेशा यूएसएसआर को सस्पेशन की नज़रों से देखता था, यूएसएसआर हमेशा यूएसए को, मतलब जब हमारा कोई एनिमी होता है तो हम हमेशा बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि वो कोई भी ऐसा स्टेप ले सकता है जो मेरे लिए नुकसान की बात होगी, या मैं वो मुझसे रह सकता है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। तो म्यूचुअल सस्पेशंस ही एक मात्र ऐसा रीज़न था जिससे वो अपनी आर्मी को और अपनी मिलिट्री को, अपने एटॉमिक रिसोर्सेज को और ज़्यादा इन्हेंस करते थे, क्योंकि उन्हें सस्पेशन होता था कि ये कोई भी स्टेप ले सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाते थे और हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर करते रहते थे। ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म्स वर कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वॉर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। अब वो सोचते थे कि जितना ज़्यादा हमारे पास आर्म्स एंड वेपन्स होंगी, उतना ज़्यादा ही ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वॉर्स को बचा सकें। जब वो जानेंगे कि हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और चीज़ें, तो वो हमारे ऊपर वॉर नहीं करेंगे। तो ये डेवलप करने का एक ये रीज़न था। द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट। अब दोनों साइड समझ गई थी कि दोनों ही भले अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वॉर हो सकता है। ईदर साइड माइट मिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजीशन ऑफ द अदर साइड। अब भले ही दोनों साइड समझ रहे हैं कि अगर हम वॉर होता है तो बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, कोई भी विनर नहीं डिक्लेयर कर पाया जा सकेगा, लेकिन इसके बाद भी वॉर होने की संभावनाएं थी, क्योंकि अब जैसे यूएसए है वो मिस कैलकुलेट कर सकता है वेपन्स को जो कि अदर साइड में है, तो ये भी एक रीज़न बन सकता है। दे माइट मिस अंडरस्टैंड द इंटेंशंस ऑफ द अदर साइड, वो उनके इंटेंशंस को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे क्यूबा के लिए वो यूएसएसआर के लीडर ने किया था कि यूएसए हम पे वॉर कर सकता है। बिसाइड्स व्हाट इफ़ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, और फिर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट ही हो जाए, गलती से हो जाए। तो ये सारे रीजंस है। व्हाट वुड हैपन इफ समवन फायर्ड ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक, और इफ अ सोल्जर मिस्चीवियसली सॉर्ट ऑफ अ वेपन डेलिबरेटली टू स्टार्ट अ वॉर। ऐसा भी हो सकता था कि कोई किसी से गलती से न्यूक्लियर वेपन फायर हो जाए। ऐसा भी हो सकता था कि कोई सोल्जर जान के वॉर को स्टार्ट करना चाहे जानबूझ के, और वो किसी वेपन को मिस्चीवियसली शॉर्ट ऑफ कर दे। सब चीज़ की पॉसिबिलिटी थी। व्हाट इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन, क्या अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी न्यूक्लियर वेपन के साथ, हाउ वुड द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री नो इट वाज एन एक्सीडेंट एंड नॉट एन एक्ट ऑफ सैबोटेज बाय द एनिमी, और दैट अ मिसाइल हैड नॉट लैंडेड फ्रॉम द अदर साइड। अब लेकिन ये जो लीडर्स हैं एक दूसरे कंट्री के, क्योंकि वो फ्रेंड है, मतलब एनिमी है, अगर हम दो लोग फ्रेंड हैं तो अगर कोई सामने वाला हमारे लिए कुछ गलत भी करेगा तो हम सोच सकते हैं कि उससे गलती से हुआ हो, लेकिन जब दोनों एनिमी हैं तो अगर उससे गलती से भी कोई चीज़ हो जाएगी तो हमें लगेगा उसने जानबूझ के ही किया है। तो वही यहाँ पे केस था कि उसे कैसे पता चल पाएगा कि यह एक एक्सीडेंट था, और या ये भी हो सकता है कि मैंने जान के किया हो। तो ये पूरा चैप्टर का हमारे कंटेंट था। वी आर completed with this chapter, and no, I'm really sorry. I have seen this, so I thought that the chapter has ended.
Okay, so in time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non nuclear weapons. We have 3.5 pages, 4.5 pages more left. Okay, I'll be covering this. In time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non nuclear weapons. अब क्या होता है कि यूएस और यूएसएसआर डिसाइड करते हैं कि हम कोलैबोरेट करेंगे, मतलब हम जो कुछ हमारे न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उन्हें कोलैबोरेट करेंगे, उनको कम करेंगे और हटाएंगे. अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल. उन्होंने डिसाइड किया कि आर्म्स कंट्रोल एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम एक स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स को मेंटेन कर सकेंगे. Starting in the 1960s, the two sides signed 3 significant agreements within a decade. अब जैसे ये कोल्ड वॉर धीरे धीरे एंड की तरफ जा रहा था, तो इन्होंने 1960s से ही क्या किया, दोनों साइड्स ने साइन किए 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट को एक डेकेड के अंदर. मतलब 10 साल के अंदर इन्होंने तीन इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स को साइन किया था 10 साल के अंदर. दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. You just listen first in this video, but after that when you will read the chapter by yourself, it is your responsibility to highlight these terms and to make a proper note of all these things. So 10 साल में कौन सी 3 agreements थे? These were the Limited Test Ban Treaty. पहली थी Limited Test Ban Treaty, दूसरी थी Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT, and the Anti-Ballistic Missile Treaty, और तीसरी थी Anti-Ballistic Missile Treaty. Thereafter, the superpowers held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms. और उसके बाद से क्या होने लगा कि जो सुपर पावर्स थी वो बार बार आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स करती थी, आर्म्स के लिमिटेशन पे बातें करती थी, और उन्होंने और भी कई ट्रीटीज़ को साइन किया था अपने आर्म्स को, अपने हथियारों को, वेपन्स को लिमिट करने के लिए.